नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। तो चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी के लिए आज डोली रवाना हो गई है। पंचमुखी डोली रवाना हो चुकी है। ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा अर्चना पूरी होगी। आपको बता दें बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। इसको देखते हुए प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी के लिए पंचमुखी डोली रवाना हो गई है। ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। तो श्रद्धालुओं में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। इसी के साथ 10 मई को ही केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज प्रथम पड़ाव यानी गुप्तकाशी के लिए पंचमुखी डोली रवाना हो चुकी है। ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 10 मई को चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। इसको देखते हुए केदारनाथ धाम के कपाट भी 10 मई को खुलेंगे। ऐसे में बाबा केदारनाथ के धाम को पूरी तरह से फूलों और मालाओं से सजाया जा रहा है। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गुप्तकाशी यानी प्रथम पड़ाव के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा अर्चना भी की जाएगी। देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, क्योंकि 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है, ऐसे में 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के भी कपाट खुलेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि आज जो है पंचमुखी डोली गुप्तकाशी के लिए रवाना हो चुकी है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उत्तराखंड की मैं बात करूं तो पारंपरिक कथाओं में भी इसका पूरा जिक्र है कि किस तरह से जो डोली है ऊखीमठ से होकर केदारनाथ तक जाती है, और उसी के तहत जो संस्कृति है और साथ साथ पर्यटन दृष्टि से अगर देखा जाए तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैं सांस्कृतिक के तौर पर देखूँ तो कई सालों से हम यही जो चारधाम यात्रा का जो कपाट है किस तरह से खुलते हैं, पूरी घटनाओं को एक साथ हर साल करते हुए नजर आते हैं। जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसके तहत ही जो डोली है वो ऊखीमठ से रवाना होकर केदारनाथ पहुंचती है। और पर्यटन दृष्टि से बोलूं तो कई लोगों को इससे रोजगार मिलता है। बैकबोन कहा गया है चारधाम यात्रा को। साथ साथ जो पर्यटन आता है उत्तराखंड, वो कहीं ना कहीं यहाँ के राजस्व को कहीं ना कहीं फायदा पहुँचता है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 10 मई से ये शुरू होने जा रही है। सबसे पहले केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के 10 मई को जब कपाट खुलेंगे, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 12 मई को बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो खोले जाएंगे। तो जिसके बाद जो चारों धाम है वो उत्तराखंड में खुल जाएंगे। और जो पंजीकरण अब तक हो चुके हैं वो 20 लाख से अधिक हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी पहले से ही। जो राज्य सरकार है और साथ साथ मंदिर समिति है बद्री केदार की, वो लगातार कार्यों में जुटी हुई थी। और उसके तहत आज जो ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर है वहाँ से जो पंचमुखी विग्रह डोली है वो रवाना हो चुकी है पहली डेस्टिनेशन के लिए। गुप्तकाशी में ये रुकेगी और इसके लिए आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें वहाँ से आ रही है। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। और कहीं ना कहीं जो उत्साह है, साफ तौर पर जो यात्रा का उत्साह, जो पारंपरिक कहा जा सकता है जो रीति रिवाज है उसके तहत ही कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पूजा अर्चना है उसी के तहत, जो सालों से चली आ रही रीति रिवाज है उसके तहत आज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो पारंपरिक और साथ साथ पर्यटन दृष्टि से जो चारधाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। ऊखीमठ से जो डोली है पंचमुखी विग्रह डोली वो आज रवाना हो चुकी है गुप्तकाशी के। और 10 मई को जब 7 बजे केदारनाथ धाम के जब कपाट खुलेंगे तो ये डोली वहीं पर मौजूद होगी। और जब लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उत्तराखंड में, इस बार माना जा रहा है 85 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो वो केदार बाबा के दर्शन कर सकेंगे। जी तुषार, जिस तरह से पिछले साल भी हमने देखा था रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे, और जब बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड की जो रीढ़ है वो जो है चारधाम यात्रा पर काफी ज्यादा निर्भर करती है आर्थिक, अगर आर्थिक तरह से देखें। ऐसे में तुषार, किस तरह से प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर?
बिल्कुल, अगर बात की जाए मूलभूत सुविधा की, जिसमें पेयजल आता है, टॉयलेट्स की जो निर्माण होता है, अस्थायी टॉयलेट्स बनाए जाते हैं जगह जगह, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो सके, और साथ साथ जो रहने की व्यवस्था है उसे भी दुरुस्त किया जाता है। जो तमाम गवर्नमेंट की JNV हो गया, गढ़वाल विकास मंडल, उसके तहत भी लगातार कार्य किए जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि जो यात्री यहाँ पर आ रहा है उसे कोई भी असुविधा यहाँ पर ना हो, और उसी के तहत सरकार की भी मंशा रहती है कि जो लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं बाहर से, और कहीं ना कहीं उससे राजस्व जो उत्तराखंड का बढ़ेगा, तो हम सुविधाएं उतनी बढ़ाएं ताकि जो यात्री है वो अत्यधिक उत्तराखंड आ सके। और इसी के तहत इस बार उम्मीद भी जताई है कि अत्यधिक जो यात्री है वो उत्तराखंड आएगा। 55 लाख 2023 में जो श्रद्धालु है वो आंकड़ा पहुंचा था, और माना जा रहा है इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। तो कोशिश यही है सरकार की कि जो सड़कों से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यात्री को दी जा सके। साथ साथ जो सुरक्षा है यात्रा के दौरान, अगर दुर्घटना होती है तो रिस्पांस टाइम तेज किया जाए। साथ साथ SDRF NDRF को भी अलर्ट पे रखा गया है। तो तमाम टीमों को और विभागों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। 10 मई तक का समय दिया गया है कि अगर कोई काम छूट गया है तो उसे प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए। तमाम कोशिश राज्य सरकार द्वारा और विभागों द्वारा की जा रही है। अब 10 मई से जो चारधाम यात्रा शुरू होगी उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, और साथ साथ जो राजस्व है वो उत्तराखंड सरकार को मिलता हुआ नजर आएगा अत्यधिक। और ये जो राजस्व है वो साल भर साल बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, और साथ साथ जो रोजगार है उत्तराखंड में चारधाम के तहत वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जो युवा है वो स्टार्टअप्स खोलते हुए नजर आ रहे हैं, होटल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार के साथ साथ जो राजस्व है उत्तराखंड को वो इससे प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चारधाम है, जो पर्यटन दृष्टि है, उससे बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं चारधाम हमारी बैकबोन की तरह है। स्थानीय लोगों की किस तरह से तैयारियां, क्योंकि कुछ खबरें केदारनाथ से ऐसी भी आई थी कि वहां जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उससे जो स्थानीय लोग थे वो परेशान थे, तीर्थ पुरोहित परेशान थे, जो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, और चारधाम यात्रा के बहिष्कार की बात कर रहे थे। तो ऐसे में स्थानीय लोगों की कैसी तैयारियां, क्या उत्साह है अब की बार चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर जो स्थानीय लोगों की बात है तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे वार्ता कर ली है। फिलहाल ऐसा भी कोई भी सामने नहीं आ रहा है कि जो चारों धाम की यात्रा है उस पर रोक लग जाएगी। स्थानीय लोगों का जो विरोध है उसको फिलहाल शांत करा दिया गया है। जिला अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने उनसे वार्ता करी है, उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो मास्टर प्लान है वो चल रहा है, जिसके तहत जो निर्माण कार्य है, क्योंकि शुरुआती फेज में है अभी कार्य, तो ऐसे में जो गड्ढे या फिर कहा जा सकता है जो तोड़ने का काम है फिलहाल वो चल रहा है। और क्योंकि जब मौसम खराब रहता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में, ऐसे में काम में देरी होती है, तो कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द कार्य किया जाए। उसके तहत अभी फिलहाल उन गड्ढों को भर दिया गया है। जो समस्या स्थानीय लोग बता रहे हैं उनका निवारण भी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि किसी भी यात्री या स्थानीय लोगों को इस चारधाम यात्रा से कोई दिक्कत ना हो, और इसी के तहत जो सरकार है लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है। जी अच्छा तुषार, जिस तरह से हमने देखा था पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे जिस दिन यमुनोत्री के कपाट खुले थे, अब की बार भी क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब की बार यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ तीनों के कपाट एक साथ खुल रहे हैं। हालांकि समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कोई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रह सकता है कपाट खुलने के दौरान? जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कुर्सी संभाली है, तो जब कपाट खुले हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चारधाम हमारी बैकबोन है, चारधाम हमारी मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसे में चारधाम की जब यात्रा की शुरुआत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। साथ साथ कभी कभार देखने को अक्सर देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा रहे हैं, लेकिन PM मोदी का भी एक विशेष लगाव चारों धामों से रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव फिलहाल अभी सर पे है, ऐसे में जो मुख्यमंत्री है वो लगातार दूसरे राज्यों में चुनाव प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारों धामों के जब कपाट खुलेंगे तो वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद है वो चारों धामों से लेंगे कि यात्रा सफल हो। और जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको शुभकामनाएं देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव की तरह हम चारधाम यात्रा बनाते हैं। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि एक अच्छा मैसेज शुरुआत में जाए कपाट खुलने के वक्त, कि कोई भी दुविधा आपको नहीं आएगी। राज्य सरकार आपके साथ है, हर दुविधा में आपके साथ
बात खड़ी रहेगी। और इसी के तहत ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुँच सकते हैं और कपाट बंद होने के वक्त पीएम मोदी भी इन 4 धामों में से एक धाम में पहुंचकर जब कपाट बंद होंगे तो बाबा भोले का या फिर विष्णु जी का अवतार, विष्णु जी का जो दर्शन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। जी तुषार, जिस तरह से अगर बात करें 4 धाम यात्रा की, क्योंकि 10 मई से शुरू हो रही है, आपने बताया किस तरह से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है, तैयारियों को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। हमने देखा था कि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन को लेकर हालांकि कोई कुछ लिमिट जो है सेट नहीं की गई है, लेकिन क्या दर्शन को लेकर किसी तरह की लिमिट है कि एक दिन में इतने ही यात्री जो है दर्शन कर सकते हैं, ऐसी कुछ लिमिट? देखिए, अगर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की बात की जाए तो उन्होंने इसे गंभीर रूप से लिया था और टोकन सिस्टम की शुरुआत तो ज़रूर की है इस बार। लेकिन जो टोकन सिस्टम की अगर मैं बात करूं कि दर्शन उसी हिसाब से होंगे, पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको समय मिलेगा दर्शन करने का। लेकिन क्या ये सफल रहता है, क्योंकि अत्यधिक जो लोग आते हैं कभी कभार रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, तो ऐसे में जो सरकार है उन्हें वापस भी नहीं भेजना चाहती, उन्हें निराश भी नहीं करना चाहती, तो ऐसे में उन्हें ऊपर भेज दिया जाता है, दर्शन करने दिया जाता है। लेकिन इसकी सफलता को लेकर बहुत ज़रूरी है कि इसे ज़मीनी तौर पर भी देखा जाए, क्योंकि जब क्राउड एकदम से ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, जगह बहुत कम है और व्यवस्थाएं या फिर अगर बात की जाए बहुत सीमित है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि क्राउड मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है कि कम ही लोग ऊपर जा पाए, दर्शन कर सके, ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो मेंटेन रह सके, लोगों को दुविधा ना हो, सुविधाएँ मिल सके, अस्थायी जो सुविधाएँ वहाँ पर बनाई गई हैं उनका लाभ वो उठा सके। तो ऐसे में अस्पताल से लेकर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन अगर अत्यधिक भीड़ आती है तो कहीं ना कहीं समस्या पड़ सकती है, तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होगी। अगर अधिकारी लेवल पर वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट होता है तो कहीं ना कहीं ये यात्रा बहुत सफल होने वाली है। क्योंकि तुषार, केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, ठहरने की उतनी अच्छी कुछ व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किस तरह से यात्रियों को ठहरने की, रोकने की व्यवस्था किस तरह से करी गई है? देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कई स्पॉट्स बनाए जाएंगे, या तो यात्रियों को गौरीकुंड से पहले ही रोका जाएगा, पहले देखा जाएगा कि ऊपर कोऑर्डिनेशंस की बहुत ज़रूरत है, इसमें अधिकारियों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो हर परिस्थितियाँ होंगी उसका समाधान अधिकारी लेवल पर ही हो जाएगा। तो ऐसे में अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन लेवल अपना हाई करना होगा। अगर ऊपर अत्यधिक लोग आते हैं तो उन्हें डिप्लॉय करने की बहुत ज़रूरत होगी कि किस तरह से उनके रहने की व्यवस्था भी बने, साथ साथ उनको मूलभूत जो सुविधाएँ हैं वो भी प्राप्त हो सके। तो कोशिश यही रहेगी जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो अधिकारियों के बीच में रहे, ताकि कोई भी असुविधा है जो यात्री आ रहे हैं उनको ना हो और साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको ना हो। जी तुषार, 4 धाम यात्रा के लिए अलग अलग देश के राज्यों से जो है लोग भारी मात्रा में उत्तराखंड पहुंचते हैं और आस्था से जुड़ा हुआ ये एक मसला है लोगों के लिए। ऐसे में अगर बात की जाए, हमने पिछले साल भी कई सारी ऐसी वीडियोस देखी थी जिसमें 4 धाम यात्रा के दौरान यानी केदारनाथ में जाने के दौरान घोड़े खच्चरों के साथ बदसलूकी की वीडियोस वायरल हुई थी। कई सारे पर्यटकों ने भी और यात्रियों ने भी ये वीडियोस वायरल करी थी। ऐसे में अब की बार क्या तैयारी है कि ऐसी कुछ दृश्य जो है फिर से देखने को ना मिले? देखिए, इस बार घोड़े खच्चरों की जो कहा जा सकता है जो उनकी जनसंख्या है या फिर जितने लोग वहाँ पर आते हैं घोड़ा खच्चर के व्यापार को लेकर, उनकी सीमित की गई है पहली तो, क्योंकि ये देखा गया है जब भी मैंने केदारनाथ की यात्रा की और राउंड्स को लेकर भी कुछ फिक्स किया है कि एक बार में एक घोड़ा या खच्चर एक ही राउंड लगाएगा, 2 कुछ ऐसे राउंड्स को लेकर भी कुछ फिक्स? देखिए, फिलहाल ऐसा कुछ फिक्स नहीं हुआ है। मुश्किल से जो घोड़े खच्चर का जो मालिक होता है या फिर कहा जाए जो उसे संचालित करता है, वो हमेशा से यही सोचता है कि 3 से 4 जो उसके राउंड्स हैं वो लग जाए ताकि उसे अत्यधिक आय हो, क्योंकि आय के माध्यम से ही लोग यहाँ पर आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर आते हैं। तो पुलिस भी पहले सत्यापन करती है, उसके बाद इन्हें यहाँ पर कार्य छोड़ा जाता है। नेपाल से यहाँ पर लोग आते हैं, साथ साथ कई पड़ोसी पहाड़ी इलाकों से यहाँ लोग पहुँचते हैं घोड़े खच्चर लेकर और फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि आय के माध्यम से यहाँ पर अत्यधिक जो राउंड है वो खच्चर के लगाया जाए। उन्हें परवाह नहीं होती उस जानवर की, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है। गर्म पानी के सूत्र जगह जगह पर रखे गए हैं ताकि जो घोड़े खच्चर वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें गर्म पानी मिल सके। साथ साथ कई अधिकारी इस पर भी मॉनिटरिंग रखेंगे पशुपालन से रिलेटेड कि जो घोड़े खच्चर है उनकी मौतों पर जो अंकुश है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि 200 के आसपास जो आंकड़ा है वो घोड़े खच्चरों का रहा मरने का। तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि ये आंकड़ा कम हो सके और लोगों
लोगों से भी अपील रहेगी कि जो वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से करें या फिर खुद पैदल चल के करें, ताकि जो जानवर है उनको कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल तुषार, यानी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। 10 मई से चारधाम यात्रा की आगाज होने वाला है। ऐसे में स्थानीय लोगों में भी उत्साह है और जो श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में चारधाम यात्रा 10 मई को तीनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में जल संस्थान ने भी पानी की आपूर्ति को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इसको लेकर मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान उत्तराखंड ने बताया कि चारों धाम में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। अब बस हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फबारी के चलते थोड़ा काम होना बाकी है, जिसे 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। चारधाम के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है, सारे ही काम कंप्लीट। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के सहयोगी दल जेडीएस के हासन लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवान्ना सेक्स स्कैंडल मामले को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। आपको बता दें कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से गांधी पार्क घंटागढ़ तक मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेसियों ने प्रज्वल रेवान्ना को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रज्वल रेवान्ना को भारत से भागने में बीजेपी ने मदद की है। देखिए, इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई, लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय कर्नाटका के एक सांसद, जेडीएस के सांसद, भाजपा के सहयोगी दल के सांसद ने के 2900 से ज़्यादा वीडियो आए जिसमें उन्होंने 300 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार करा है। उसके खिलाफ ये मशाल जुलूस है और भाजपा की सरकार ने उस आरोपी को, उस दुराचारी को भारत से भागने में मदद करी है। वो जर्मनी जाके छुप गया। हमारी लगातार सरकार से मांग है, आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को ये नहीं पता चला कि ये दुराचारी इस देश से कैसे भागा। क्या आज उन महिलाओं, उन बेटियों, उन बहनों के साथ जिनके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई, दुराचार जैसी घटना हुई और उनके वीडियो बनाए गए, इतना जो कुकृत्य करता है, उस आदमी को जब यहाँ इस देश को छोड़ के भगाया जाता है तो मोदी सरकार को क्यों ही पता नहीं होता। ये वही मोदी जी हैं जो 10 दिन पहले प्रज्वल रेवान्ना के लिए एक जनसभा में खड़े होकर बोल रहे थे कि प्रज्वल रेवान्ना को पड़ा हुआ हर वोट, वो वोट मोदी सरकार को पड़ रहा है, मोदी जी को पड़ रहा है। लेकिन जब आज हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ दुराचार जैसी घटना हुई, उसमें एक 65 वर्षीय महिला जो उनकी घरेलू कामकाज करती थी, उनके साथ भी बलात्कार की घटना हुई, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा है। उत्तराखंड में जंगल धधक रहे हैं। अब तक 900 से ज्यादा घटनाओं में 1100 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जल्द सरकार द्वारा नीति लाने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वन अधिनियम के बाद मानव की समस्या भाग्यता वन के प्रति कम देखी गई है। सरकार और आम जनमानस की सहभागिता वाली एक पॉलिसी तैयार जल्द की जाएगी, जिससे वनाग्नि पर ठहराव लाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही सुंदर में एक मीटिंग ली है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। इसके साथ साथ वन मंत्री जी लगातार इस विषय पर नज़र रखे हुए हैं। ये ठीक है कि हमको थोड़ी पॉलिसी किस रूप में हम भविष्य के अंदर बनाएं, क्योंकि जब से वन अधिनियम लागू हुआ है, थोड़ा वनों के प्रति जनता का जो स्वाभाविक लगाव होता था उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। तो अब आगामी दिनों के, क्योंकि देवभूमि में वन क्षेत्र बड़ी संख्या में है और वन क्षेत्र की रक्षा करना ये जहाँ सरकार का उत्तरदायित्व, नागरिक का भी उत्तरदायित्व बने, इसके लिए कोई नीति सरकार बनाएगी बहुत जल्दी। वो एक विषय, क्योंकि पिछले दिनों जब ये घटनाएं बढ़ी हैं तो सरकार ने कोई संज्ञान लिया और भविष्य में इसके हम एक अच्छा प्रयास रूप में करेंगे। हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र के सिडकुल स्थित IP2 में बनी कंपनी में आग लग गई। IP2 में टायर
गलाकर बनाने वाली ग्रीन एनर्जी कंपनी में आग लग गई। कंपनी में रखे पुराने टायरों के स्क्रैप में आग लग गई। इस दौरान धुएं के गुब्बार के साथ धू-धू कर स्क्रैप जलता रहा। आग के कारण आसपास बनी कंपनियों में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पाकर दमकल और सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुट गए। काफी माल जलकर इस दौरान राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। खबर देहरादून से है, जहां सेलाकुई क्षेत्र के भाववाला क्षेत्र सुंदरबन के पास झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आग में फंसे लोगों को दून पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। साथ ही मौके पर तुरंत कार्रवाई कर गैस सिलेंडरों को हटाकर बड़ी अनहोनी टाली गई। थाना सेलाकुई को सूचना मिली कि भाववाला क्षेत्र सुंदरवन के पास झुग्गी झोपड़ियों में अचानक से आग लग गई है। सूचना पर पुलिस बल के साथ फायर स्टेशन सेलाकुई से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने राहत और बचाव काम करते हुए झुग्गी झोपड़ियों के अंदर फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला। मौके पर दमकल के वाहनों ने आग पर काबू भी पाया और मौके पर आग से लगभग 30 से 35 झोपड़ियां जल गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं वंदना कटारिया के बाद हरिद्वार की बेटी ने भारतीय हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई है। हरिद्वार के श्यामपुर की रहने वाली मनीषा चौहान एक मध्यम वर्गीय परिवार की रहने वाली है। उनके पिता बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, जबकि मां गृहिणी है। मनीषा ने किस तरह से मेहनत कर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई, इस पर खास बातचीत की मनीषा के माता पिता से हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। धर्मनगरी हरिद्वार से वंदना कटारिया के बाद अब जो दूसरा नाम खेलों में आया है सामने, उसका नाम है मनीषा। मनीषा ने किस तरह से अपने पूरे खेल को आगे बढ़ाया और भारतीय जो हॉकी महिला टीम है उसमें स्थान प्राप्त किया, उसके लिए हम इस समय मौजूद हैं उसके परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ। उनसे ही बात करेंगे किस तरह से मनीषा ने अपनी तैयारियां की और किस तरह से पूरा उसका सफ़र रहा। देखो जी, उसने 5वीं क्लास से शुरू किया था हॉकी खेलना। श्री राम विद्या मंदिर में उनका कोच जो है श्री बलविंदर सिंह वो थे। उन्होंने मतलब उसको काफ़ी सिखाया। सीखते उसने जो है वो मतलब वहाँ तक पहुँच गया हो। मतलब कि सबसे बड़ा हाथ उनका है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया भी था कि वंदना कटारिया के साथ भी उन्होंने ट्रायल दिए, तो उस समय किस तरह के भाव मन में थे और उसको देख के कितनी क्या स्थिति थी? देखो जी, उस टाइम गया था वो, तो मेरे को बोला था कि पापा हम इंडिया टीम में हमारा कैंप लग रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं, तो देखते हैं, कोशिश करूँगा पूरा। तो लेकिन उस टाइम उसका हो नहीं पाया। तो वंदना का तो हो गया था, उसका नहीं हो पाया। तो उसने बोला था फिर आके कि पापा इस बार हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे मैं पूरी मेहनत करूँगा। थोड़ा सा मनों में भाव, जो खुशी के भाव हैं, वो शायद आंसुओं से भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, जिस तरह से आपने बताया भी था अभी कि रिटायरमेंट के दिन आपको सूचना मिली थी, तो वो खुशी किस तरह से रही और क्या परिवार वालों के साथ रहा? खुशी तो बहुत जब उसने फ़ोन किया तो मेरे भी रिलेशन बहुत आ रखे थे यहाँ पे, तो उनके साथ जब पता लगा तो इतना माहौल खुश हो गया कि बहुत ज़्यादा। तो अब जब जिस तरह से सूचना मिली है और पूरा गांव भी आ रहा है सामने, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? लोग किस तरह से बधाइयाँ आपको दे रहे हैं? हाँ, लोगों ने बहुत बधाई दिया। सारे जितने रिलेशन थे सब ने बधाई दिया, सिर्फ वो नहीं आ पाया। तो ये जिस तरह से जो मनीषा के जो माँ बाप हैं और परिवार के अन्य लोग हैं, वो इस खुशी को कह सकते हैं अपने आंसुओं में भी बयान कर रहे हैं और देखते जो परिवार है उस पल को गर्व महसूस कर रहा है मनीषा के जितना भी प्रयास रहा भारतीय महिला हॉकी टीम में जाने का। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।